जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट की डिस्कशन, और टेस्ट है हमारे पास वर्ब एंड टेंसेस। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डेड डिस्कशन की थी, तो वो डेफिनेटली शायद उस तरह आपको पसंद नहीं आई कुछ बच्चों को, तो मैंने कहा आज हम फिर लाइव ही करवा लेते हैं। तो अब हमारे पास वर्ब एंड टेंसेस का टॉपिक हमने गो थ्रू कर लिया। ये तमाम बच्चे अटेंटिवली सुने। डिस्कशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें आपको आपके एरर्स का आइडिया होता है। एमसीक्यू आपके सामने होगा, उसका एनालिसिस देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है और किस तरह चलता है। स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक्स है, एज आई पास्ड हिज हाउस आई हर्ड हिम ब्लैंक द पियानो। अब इसका हमने पॉइंट बनाना है एक एक। सबसे पहली ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जब कोई एमसीक्यू आता है तो उसके ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होता है। क्या तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी? यूट्यूब का लिंक, हाँ यूट्यूब का लिंक भी सेंड कर दिया है, यूट्यूब का लिंक भी आपको चला गया है। तो जो बच्चे इधर थोड़ा सा है इशू, तो वो यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने कहा कि आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे हमने किस रूल को फॉलो करना है। तो वर्ब्स के अंदर एक कैटेगरी थी, क्वेश्चन नंबर 1, ये उसकी डिस्कशन। वर्ब के अंदर एक कैटेगरी थी, दैट वाज वर्ब्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। वर्ब्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम किसी एक्शन को ऑब्जर्व करते थे। इसके अंदर लिस्ट में हमारे पास वर्ड्स थे कौन से, जैसे था सी, hear, watch, look, etc. तो इनके बाद हमने देखना था कि अगर हम एक्टिव यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पैसिव यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करते थे फर्स्ट फॉर्म या फिर VING, और अगर पैसिव वॉइस है तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर VING। तो ये इसका मेथड है। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस हमारे पास क्या है? सेंटेंस है जी, एज आई पास्ड हिज हाउस आई हर्ड हिम द पियानो। अब हर्ड हिम है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? इसका मतलब है हर्ड आ गया तो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो या तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या VING। तो गिवन ऑप्शंस में हमारे पास अल्फा पे मौजूद है प्रैक्टिसिंग, बीटा पे है टू प्रैक्टिस, चार्ली पे है टू प्रैक्टिसिंग, और डेल्टा पे है practiced. The best choice will be alpha, practicing. Question number 2. We made arrangements to have the car blank to our house. Again, अब आपने मेरे साथ साथ ये देखना है कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ये बात समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेंटेंस पे जो रूल अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑफ कॉजेटिव वर्ब। अब कोई बच्चा मुझे जल्दी से बता सकता है कॉजेटिव वर्ब कौन कौन से थे? मेक, हैव, गेट, हेल्प और लेट। अब यहां पे हमने किस कॉजेटिव वर्ब की एग्जांपल दी है जी? किस कॉजेटिव वर्ब की हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है? अब फौरन समझने में ये लगेगा कि वी मेड अरेंजमेंट्स, तो मेड आ गया, मेड नहीं है। मेड के बाद तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया क्या? अरेंजमेंट्स। उसके बाद देखें आपके पास कुछ और मौजूद है, टू हैव द कार। अब टू हैव द कार, तो ये हमारे पास कॉजेटिव है। अब देखना पड़ेगा कि हैव के कॉजेटिव का क्या स्ट्रक्चर बना था। हैव का हमने कहा था कि अगर पर्सन आ जाए या थिंग आ जाए तो उसकी बेस पे डिवाइड होगा। अगर पर्सन है तो हम यूज़ करेंगे क्या? फर्स्ट फॉर्म या फिर VING, और थिंग है तो हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म। तो क्या है जनाब, हैव के बाद ये क्या चीज़ है? थिंग है, तो क्या यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म जी। वी मेड अरेंजमेंट्स टू हैव द कार डिलीवर्ड। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द बॉस डिमांडेड दैट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे।
अगेन मैं जैसे कह रहा हूं आपसे बार बार, हमेशा क्वेश्चन की ओरिजिन को या उसके लीडिंग रूल को समझिए। और वो क्या है, अब यहां पे आपके पास अगर याद हो, सब्जंक्टिव वर्ब मैंने पढ़ाया था। अब सब्जंक्टिव वर्ब की दो कैटेगरीज थी, एक था प्रेजेंट और एक था पास्ट। अगर याद है तो प्रेजेंट के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे इट इज डिमांडेड, इट इज अर्ज्ड, इट इज रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें थी। तो अब इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई इसके बाद अगर आगे दैट आ जाए और दैट के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम लगाएंगे या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इस सेंटेंस में देखिए कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या है। अब बच्चा फौरन कहेगा कि बीटा के ऊपर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है मौजूद है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसके साथ कंप्लीट्स करते हो तो ये चीज़ जहन में रखें कि हमने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ एस और एस की एडिशन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब बीटा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या बचा? फिर बचा हमारे पास डेल्टा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्फ़ा को पिक करता हूं तो मुझे अल्फ़ा को पिक करने का मसला ये है कि बी तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन बी के बाद हम जानते हैं कि आगे तो थर्ड फॉर्म होती है, तो फिर खाली कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीटेड आएगा। आंसर इज डेल्टा। तो आंसर हुआ हमारे पास, द बॉस डिमांडेड दैट द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, His strange behavior blank our suspicion। अब ये आपके पास रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का एक पैटर्न है या उसकी बेस पे एक MCQ है। इसमें जो वर्ड हैं हमारे पास वो क्या है? एक होता है अराइज, उसके बाद अरोज, और फिर उसकी थर्ड फॉर्म अराइजन। ठीक है। उसके बाद होता है राइज, फिर उसके बाद आती है रोज, और उसके बाद राइजन। इसके बाद है हमारे पास अराइज। अच्छा, उस अराइज तो हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी अरोज्ड, अरोज्ड और अरोज्ड। अब ये वाले जो है हमारे पास, ये दोनों के दोनों इंट्रांजिटिव हैं, जबकि अरोज हमारे पास क्या है? दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहचान मैंने आपको ये कही थी कि आपने देखना है कि ब्लैंक के बाद क्या आया। अगर ब्लैंक के बाद नाउन हो, मतलब ऐसे सेंटेंस है कोई सा, जैसे आपके सामने है, हिज स्ट्रेंज बिहेवियर ब्लैंक आवर सस्पिशन। अगर आवर सस्पिशन हमारे पास क्या है? नाउन है। अगर नाउन है तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। सो द आंसर इज बीटा। हम लिखेंगे अरोज्ड। अब जिन बच्चों के लिए बिल्कुल नया वर्ब है तो वो इसको ऐड कर लें कि हाँ जी कोई सिंपैथी, कोई सस्पिशंस या इस तरह का कोई बिहेवियर करना, उसको हम अरोज्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 5, आई रियली ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आई रियली ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल में कोई है थोड़ा बहुत, तो हाँ जी, आई रियली ऑब्जेक्ट, सॉरी, आई रियली ऑब्जेक्ट ब्लैंक फॉर पार्किंग। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वर्ड या वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसके बाद टू लगती है क्या? इसकी प्रेपोजिशन। और हम ये जानते हैं कि आफ्टर एवरी प्रेपोजिशन, जब मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को प्लेस किया जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या आएगा? आई रियली ऑब्जेक्ट टू। टू तो लग गया, अब उसके बाद क्या करें? टू बी चार्ज्ड के टू चार्जिंग। आंसर इज चार्ली, क्योंकि प्रेपोजिशन है तो आगे चार्जिंग लिखना पड़ेगा प्रेपोजिशन के साथ, या उसके बाद आईएनजी की फॉर्म लगती है। आंसर इज बीटा।
ओ सॉरी चार्ली, टू चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, दे कुडेंट हेल्प बट, अब ये एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया था कि भाई आपके पास कांट हेल्प दो मेथड से आता है, एक में इसके साथ बट लगता है तो हमें लगानी पड़ती है फर्स्ट फॉर्म, एक में इसके साथ कुछ नहीं लगता तो हम लगाते हैं VING। अब ये कौन सी सिचुएशन है, यहां पे अगर आप देखें, दे कुडंट हेल्प बट ब्लैंक प्राउड व्हेन देयर डॉटर रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट्स। आंसर इज व्हाट, बट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आंसर इज अल्फा फील यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, do you remember blank the lights off before we came out। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पॉइंट क्या है, अगर याद हो तो पॉइंट था, एक पढ़ा था इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंड। हमने देखा था कि इसमें कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों लगते हैं, तो उनका डिफरेंस क्या लिखा था। जैसे हमारे पास वर्ब था रिमेंबर या वर्ब था स्टॉप, तो हमने बोला था कि अगर आपका पास्ट का रेफरेंस हो, गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए इवेंट की बात कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे VING जिसे जेरेंड कहते हैं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फिर आप यूज करेंगे 2+ फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बताएं, यहां पे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, डू यू रिमेंबर ब्लैंक द लाइट्स ऑफ बिफोर वी केम आउट, इसमें आपका जो रेफरेंस है वो गुजरा हुआ ज़माना है या आने वाला ज़माना है, मतलब पास्ट का रेफरेंस है कि प्रेजेंट का रेफरेंस है, पास्ट है ना। बिफोर वी केम आउट हमने बोला, मतलब आने से पहले, मतलब गुजरे हुए वक्त में हम आए थे तो उससे पहले। आंसर इज बीटा, स्विचिंग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आई ब्लैंक माई सेल्फ ब्लैंक जेलस। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट नंबर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें हमारे पास कुछ वर्ब्स थे, जैसे आप जिन्हें आप कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स, अब स्टैटिक वर्ब्स वो हैं जिनकी नॉर्मली ING नहीं बनाई जाती, जैसे हमारे पास है नो, लव, हेट और कंसीडर भी। इनकी हम ING में यूज नहीं करते। हम ये नहीं कहते आई एम हेटिंग यू, हम हमेशा कहेंगे आई हेट यू। आई एम लविंग यू नहीं कहेंगे आई लव यू, मतलब आप इनको ING में यूज नहीं करते। तो इस बात पे ही आपका अल्फा तो ड्रॉप हो गया। उसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है आई एम हेटिंग यू, तो ये तो यहीं पे क्लियर हो गया कि ये तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद आ जाएं, आई हेटेड टू फील, हेटेड फॉर फीलिंग, हेट टू फील। अब सिर्फ इतना सोचना है कि हेट के साथ आगे वर्ड कौन सा लगता है, तो भाई हेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगती है, लव के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगती है, लव फॉर म्यूजिक, हेट फॉर म्यूजिक। इसका मतलब है फॉर वाला ऑप्शन आएगा, तो फॉर वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, एक अल्फा में था वो हेटिंग की वजह से ड्रॉप हो गया और दूसरा चार्ली में मौजूद है, तो आंसर हुआ हमारे पास चार्ली। सेंटेंस बनेगा आई हेट माई सेल्फ, या हम कहेंगे आई हेटेड माई सेल्फ फॉर फीलिंग जेलस। ठीक है, आई हेटेड हिम फॉर बीइंग लेट, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9, ही ब्लैंक हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे क्या, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जो के थे हमारे पास अवेल, एब्सेंट, अवेंज, रिवेंज, बिजी, प्राइड, कंटेंट, ये सारे के सारे हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब्स थे। अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हैं इनकी एक ट्रीटमेंट थी, कैसे भला, कि हम कहते हैं इनके साथ सेल्फ वर्ड लगाते हैं, तो हम अल्फा पे लिखें, डायरेक्ट लिखा हुआ है ही प्राइड्स ऑन, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्राइड को हमने कहा था क्या, हमने कहा था कि ये हमारे पास कंपल्सरी रिफ्लेक्सिव है।
नेक्स्ट टाइम जब डिस्कशन हो, नोट्स और रजिस्टर सामने रखना है ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपको वही चीज़ें दोबारा बताई जा रही हैं, रिवाइज कराई जा रही हैं। प्राइड, अब इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, इसके बाद सेल्फ वाला वर्ड ही आएगा, तो अल्फा बीटा तो ड्रॉप हो गए, पीछे क्या बचा, प्राइड्स हिमसेल्फ इन। अब आप यहाँ पे एक और पॉइंट, ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखवाया था कि प्राइड जब नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसके साथ लगाएंगे इन, और प्राइड जब हम यूज़ करते हैं एज अ वर्ब तो प्रेपोजिशन लगती है ऑन। कैसे, जैसे शी टेक्स प्राइड, अब ये नाउन हो गया, शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। दूसरा है हमारे पास शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी। तो एक में प्राइड वर्ब है और एक में नाउन है, आंसर हुआ आपके पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, ही वुड रादर। अब जैसे ही आपको वुड रादर नजर आया तो मेरा बताया हुआ एक फार्मूला था, कौन बताएगा जी वुड रादर में कौन सा फार्मूला था? वन वन टू टू, याद है ना? अब देखो यहां पे वुड रादर के साथ कितने सब्जेक्ट हैं? ही वुड रादर ब्लैंक अ बुक देन ब्लैंक। वुड रादर के साथ तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आया है और वो ही है, तो ही वुड रादर इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आंसर होगा हमारे पास क्या, ही वुड रादर read a book then watch television in his free time। he would rather read a book than watch television in his free time। आंसर क्या हुआ? आंसर is alpha। Question number 11, ratio of machine work has also being considered to estimate the level of mechanization and sum of manual and machine work। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखना है कि हमारे पास मिस्टेक क्या है। तो एक चीज़ देखो, बीटा में आपको नज़र आ रही है, लिखा हुआ है बीइंग कंसीडर्ड। अरे भाई, बीइंग कंसीडर्ड का मतलब है कि ये पैसिव में बीइंग कंसीडर्ड है, तो एक्टिव में क्या होगी? एक्टिव में होगी कंसीडरिंग। तो ये तो नहीं हो सकता। हम बीइंग के साथ या कंसीडर्ड के साथ बीइंग का एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसीडरिंग की आईएनजी वाली फॉर्म इज नॉट अलाउड। अगर नहीं है अलाउड तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हैज आल्सो बीन कंसीडर्ड, बीइंग नहीं, बीन कंसीडर्ड। आंसर इज बीटा, ये इसकी आ जाएगा सॉल्यूशन, हैज आल्सो बीन कंसीडर्ड, बीइंग नहीं। Question number 12, since it was an unusually warm day, the dog laid under the tree all afternoon। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या था? एक वर्ब हमने पढ़ा था, लाई, ले, लेन और लाइंग। दूसरा था ले, लेड, लेड और लेंग। मुझे बस इतना बता दें, इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन से वाले थे? पहले वाला इंट्रांजिटिव है जनाब, और दूसरे वाला, अब देखें लेड किस फैमिली में फॉल कर रहा है? ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव आना चाहिए कि नहीं? तो लेड के फौरन बाद देखो कौन सा वर्ब प्लेस्ड किया गया है? अंडर। तो अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है ना? तो प्रेपोजिशन है तो इनमें से कुछ पिक करेंगे, तो ऑप्शन क्या आएगा? हम पिक करेंगे ले को। आंसर इज अगेन चार्ली, और यहां पे द डॉग ले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, he went there with a view to। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, सारे बच्चे नोट कर लें। अभी एक उधर बताया था ऑब्जेक्ट टू, और याद कर लें, with a view to, look forward
to, dedicated to, devoted to, इन सब एक्सप्रेशंस के बाद आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की ing वाली फॉर्म। तो आंसर है आपके पास ही वेंट देयर विद अ व्यू टू फाइंडिंग, फाइंड नहीं। अब ये मिस्टेक बच्चे से क्यों होती है? क्योंकि उसने जहन बना लिया है कि टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं है, टू के कम अज़ कम ये वाला एक्सप्रेशन और ये ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। तो ये आप कम अज़ कम ये वाले दो एक्सप्रेशंस आपको फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए कि इनके साथ हम हमेशा वर्ब की ing वाली फॉर्म ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14। इट इज़ हाई टाइम, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इट इज़ हाई टाइम कौन से वाली क्लास का MCQ है? पास्ट सब्जेक्टिव। तो इसमें बेटा क्या करते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव है तो आगे क्या होगा? आगे हम यूज करेंगे, बीटा में मिस्टेक है, सेंड लिखा हुआ है, उसे हम कर देंगे सेंट, सेकंड फॉर्म बनाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड in rescue the child although they could put out the fire। अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप देखें कि आपके पास succeed वर्ब आ गया, उसके बाद इनके बाद आपको VING लगानी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्क्यू फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे could not succeed in rescuing the child, answer is beta। In rescuing the child, answer is beta। क्वेश्चन नंबर है आपके पास अब ये करेक्शन, ये आसान हो जाएगी। अब देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर आ गया हमारे पास चार्ली। बाकियों की मिस्टेक देखें, ये भी क्वेश्चन रिलेट करता है किससे भला? पास्ट सब्जेक्टिव से। अब पास्ट सब्जेक्टिव में आपने आई विश किया तो आगे आपको क्या कहना पड़ेगा? आगे आपको पास्ट ही यूज़ करना है और पास्ट सिर्फ और सिर्फ चार्ली में अवेलेबल है। तो आप लिखेंगे आई विश इट हैड नॉट रेन्ड ऑन आवर वेडिंग डे, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर देख लें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारे पास अल्फा। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बच्चा? सेमी मॉडल जी, सेमी मॉडल। सेमी मॉडल में से कौन सा है यहाँ पे सेमी मॉडल? नीड ओनली। अगर नीड ओनली है तो हमारे पास क्या करेंगे? ना तो हम नीड के साथ एस की एडिशन करेंगे, ना हम इसके साथ ing लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, जस्ट आएगी इसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो कि अल्फा में मौजूद है। शी नीड ओनली प्रेस द बटन एंड मशीन विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज डेल्टा। 18 के अंदर जो आप लर्निंग लेंगे, जो सीखेंगे चीज़, वो क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें हमारे पास है KNOW नो, उसके बाद लर्न, उसके बाद डिस्कवर। भाई इनके बाद आप हमेशा लगाएंगे हाउ टू का एक्सप्रेशन। जैसे आप जानते हैं या हम करते हैं, आई नो हाउ टू ड्राइव आ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव आ कार। तो ये हाउ टू का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो इसी तरीके से शी डिस्कवर्ड हाउ टू सॉल्व द पजल, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है 19, आंसर हुआ चार्ली। अब इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास द सिचुएशन सीम्स होपलेस। एक पॉइंट था जिसे हम कहते थे क्या? जिसे हमने कहा था वर्ब्स ऑफ सेंसेस। वर्ब ऑफ सेंसेस में क्या कुछ था? वर्ब ऑफ सेंसेस में हमारे पास था जैसे सेम, लुक, अपीयर, टेस्ट एटसेट्रा। बेटा इसके 2 पॉइंट्स पढ़े थे, कोई बच्चा बता सकता है मुझे?
दो इसके रूल्स पढ़े थे कि इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। यस, एडवर्ब नहीं लगेगा और साथ इसकी आईएनजी नहीं बनानी। अगर ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं तो चार्ली इज द बेस्ट चॉइस ना। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20th, आंसर इज बीटा। और यहां पे देखिए, अब इस पॉइंट को समझना है। ये यूज टू को मैंने 3 स्ट्रक्चर्स में बोला था। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे था जिसमें हमने कहा था कि सब्जेक्ट अगर पर्सन हो, ये स्ट्रक्चर बनाए थे, साथ हेल्पिंग वर्ब हो और यूज्ड टू हो, तो आगे क्या आएगा, VING। अब इसके बाद यहां पे हमने लिखा गोइंग आ गया। अब गोइंग के बाद एक एक्सप्रेशन होता है, इसे आप याद कर लें, क्लियर कर लें कि गोइंग के बाद हम कहते हैं, गोइंग के बाद VING। जैसे गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, किसी चीज के लिए रवाना होना, ये एक्सप्रेशन है। गो स्कीइंग, तो यहां पे हम कहेंगे वी आर यूज टू गोइंग स्विमिंग एट द बीच एवरी समर। आंसर इज बीटा। अब कुछ बच्चों ने यहां पे किया होगा वी आर यूज टू गोइंग, यहां तक तो कर लिया, आगे टू स्विम, डेल्टा नहीं भाई। गो स्विमिंग, गो स्कीइंग, गो वॉशिंग, गो टॉकिंग, जैसे हम गो ऑन की बात करते हैं कि हम ये चीज़ कंटिन्यू रखते हैं, हम करते रहते हैं। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 21 पे। आंसर है हमारे पास डेल्टा और आसान एमसीक्यू है भाई। फॉरेन ट्रेड सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, इसमें इतने वाली परेशानी वाली बात है ही नहीं। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर इज डेल्टा अगेन। अब इसमें वही पॉइंट है जो मैंने यहां पे लिखा था, ये देखें कि कंसीडर की आईएनजी नहीं बनानी, तो उसको लिखेंगे द अवार्ड, दिस अवार्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट ऑनर। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इज अल्फा। अब क्वेश्चन नंबर 23 का भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था, याद है कि हमने एक वर्ब पढ़ा था, फॉल, फेल, फॉलन और फॉलिंग, ये हमने वर्ब पढ़ा था। तो अब इसका दूसरा पेयर क्या था, वो था फेल, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग। बताएं इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कौन सा है? वेरी गुड, आंसर अल्फा बेस्ट हुआ। गुड, क्योंकि आगे हमारे पास क्या आ गई वर्ब के फौरन बाद? शाबाश, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर हो गया बीटा। बताओ ये हेड बेटर कौन सी कैटेगरी है भाई? सेमी मॉडल के बाद क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। आंसर बीटा ओके कर दें? ओके। क्वेश्चन नंबर 25, द पुअर हार्वेस्ट कॉस्ट प्राइसेस। अब कॉस्ट है तो कॉस्ट कैसा वर्ब होगा? जो पहले कॉज करेगा, एक्शन बाद में होगा, तो अंडरस्टूड है, इसके बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे। आंसर इज चार्ली। द पुअर हार्वेस्ट कॉज्ड प्राइसेस टू राइज शार्पली। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर हुआ हमारे पास अल्फा। जी दोबारा करते हैं जनाब, दोबारा करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर दोबारा बताएं। अब आपके पास वर्ब आ गया क्या? कॉज, राइट। अब कॉज करेंगे तो आगे कोई चीज हैपन होगी ना। अगर पहले हो चुकी होगी तो कॉज क्यों करेगा? तो हम कहेंगे कॉज के बाद हम यूज करेंगे क्या? इन्फिनेटिव। तो हम कहेंगे द पुअर हार्वेस्ट कॉज्ड प्राइसेस टू राइज शार्पली। अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया कि रेज क्यों नहीं है भाई? अरे रेज होगा तो तब करेंगे ना जब वो किसी और चीज को बढ़ा रहा है। प्राइसेस तो खुद राइज हो रही है। क्लियर? मतलब आई ऑलवेज कॉज प्राइसेस टू राइज, कि प्राइसेस बढ़ जाएं। मैं इसको पैसिव में इंट्रांजिटिव के साथ लिखूंगा, रेस के साथ नहीं लिखूंगा। मतलब मैं आपको क्या कहूंगा? आई विल ऑलवेज मेक यू
क्या, राइज के रेज? बोलें, आई विल ऑलवेज मेक यू राइज के रेज? जालमो, आई विल ऑलवेज मेक यू राइज। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज अल्फा। कोई बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं है। अगो आया है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंस आया है तो हैज बीन वर्किंग लगाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर इज अल्फा। शी मेड हर ब्रदर, कॉजेटिव वर्ब, कौन से वाला कॉजेटिव वर्ब आया? मेक। तो आगे देखें, मेक को किस बेस पे करते हैं, एक्टिव है कि पैसिव? उसकी बेस पे करेंगे। अब हर ब्रदर है तो इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस है, तो आंसर हुआ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 28, ही मे बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, ही कुड बी एट होम, किस में चांस रहेगा? कुड बी के अंदर। ही कुड बी एट होम, आई कॉल्ड बट देयर वाज नो आंसर, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर जे, हाँ, क्योंकि आगे आई कॉल्ड लिखा है। क्या लिखा है? क्या होता? हाँ, माइट हो सकता था, बिल्कुल, क्योंकि मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी को एड्रेस करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, द डॉग हाउल्ड एंड स्लैंक के स्लंक, स्लंक। अब इसका मतलब है दुम दबा के भाग जाना। अब ये वर्ब भी यही है, स्लिंक, स्लंक, स्लंक। नेक्स्ट 30th पे आ जाएं। हाउ डिड यू मैनेज परसुएडिंग हिम, कि हाउ डिड यू मैनेज टू परसुएड हिम? आंसर इज बीटा, हाउ डिड यू मैनेज टू परसुएड हिम। मैनेज पहले होगा, काम बाद में होगा, तो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना हो? जी, हाँ, गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, गो स्कीइंग, तो ये सारा कुछ आएगा जनाब। मैं आपको आपके ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट भेजता हूं, ठीक है? आपको कुछ स्क्रीनशॉट सेंड करता हूं चीज़ों के, गो को स्टडी कर लें। जी, क्या किए हूं? चैलेंजर का आ जाएगी जनाब, इंग्लिश की भी गूगल शीट आ जाएगी, बल्कि आज सारी भेज देता हूं, ठीक है? हाँ, जिस दिन जॉन सी होगी उठा लेना। ओके जी।